गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं? आज कुछ एक अलग सा चेहरा। 3 दिन मेरी क्लास होती है, सोमवार मंगलवार बुधवार, और 3 दिन अब सोमन सर की क्लास होती है, बृहस्पतिवार शुक्रवार और शनिवार। ठीक है, तो कल मेरी फिर 6 सेम में रहेगी। 6 सेम को मैं प्रोजेक्ट करा रही हूँ, तो आज मेरी क्लास है। अब 3 दिन हमारी चली है, नेक्स्ट मंडे से फिर से अगेन मेरी होगी। तो कल मैंने तुम्हें पढ़ाया था मैरिजेस के बारे में, विवाह के बारे में। ये शब्द हम लोग भली भांति परिचित हैं, क्योंकि दिन प्रतिदिन के जीवन में कहीं ना कहीं हम विवाह, जो ये शब्द है या शादी है, इससे रूबरू होते रहते हैं। कहीं पार्टी में जाने के लिए, दावत खाने के लिए, कहीं मौज मस्ती के लिए, या कहीं पारंपरिक संस्कृति से साक्षात रूबरू होने के लिए। कई बार जब हम देखते हैं रीति रिवाज, कहीं ढोल बज रहा है, मांगल गीत आयोजित हो रहा है, तो हमें लग जाता है कि कहीं शादी चल रही है। ठीक है, उसी विवाह के बारे में मैंने आपको कल हिंदू विवाह के बारे में बताया था। हिंदू विवाह के 3 प्रमुख उद्देश्य हैं। क्या है? वेरी गुड, हमेशा याद रखना ये बात। हिंदू विवाह जो किया जाता है 3 प्रमुख उद्देश्यों के लिए किया जाता है। पहला धर्म, दूसरा प्रजा, तीसरा रति। धर्म मतलब धार्मिक नियमों का पालन करना, प्रजा मतलब पुत्र की प्राप्ति के लिए, रति मतलब संबंधों के नियमन के लिए। ठीक है, धर्म, प्रजा, रति। आज मैं बात करने जा रही हूं हिंदू विवाह के परंपरागत स्वरूप। जैसे आज अगर हम देखते हैं मैरिज या विवाह, तुम कितने प्रकारों को जानते हो विवाह के? नहीं, कॉमन लैंग्वेज में बताओ। अरेंज मैरिज और लव मैरिज। ठीक है, और कोई? कोर्ट मैरिज, वेरी गुड। और कुछ? भाग के शादी करना। हाँ हाँ बिल्कुल। देखिए, परंपरागत स्वरूप में भले ही तुम्हें बताऊंगी, क्योंकि इसलिए बताऊंगी, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कभी कभी इनके स्वरूप पूछ लिए जाते हैं, और जब तक हमें इनका प्रॉपर मीनिंग, और रटना मत, बस ये याद रखना, हिंदू विवाह के परंपरागत 8 स्वरूप है। ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पिशाच विवाह। हिंदू विवाह के ये परंपरागत 8 स्वरूप प्रचलित थे, यानी प्राचीन काल में, वैदिक काल में जो ये समय था प्राचीन काल का। आज वर्तमान काल में जब मैं विवाह की बात कर रही हूं, तो आपने बताया कौन कौन सी मैरिज? लव मैरिज, अरेंज मैरिज, कोर्ट मैरिज और भाग के शादी। ठीक है, ठीक है, मंदिर में विवाह कर लेते हैं कई लोग। ठीक है, आज बैक पेन हो रहा है बहुत ज्यादा, चल भी रही हूं। तो तुमने सुना होगा त्रिजुगी नारायण मंदिर है, क्यों फेमस है? हाँ, है तो शादी के लिए, लेकिन वहां ऐसा माना जाता है उस मंदिर में शिव जी और पार्वती जी का विवाह हुआ था। उस मंदिर की पवित्रता की, सहजता का आभास आप ऐसे लगा सकते हैं कि असंख्य जोड़े आज भी अपनी शादी त्रिजुगी नारायण मंदिर के परिसर में करना पसंद करते हैं। दुनिया भर की भीड़ भड़ाकों से अलग, चकाचौंध से अलग, रिजॉर्ट ये वो, उससे अलग वो सरल और सात्विक रीति रिवाजों के साथ अपने विवाह कहाँ करते हैं? त्रिजुगी नारायण मंदिर में। और उस मंदिर के साथ बहुत आस्था जुड़ी हुई है। आस्था इसलिए, वो मानते हैं कि शिव जी और पार्वती जी का विवाह इसी मंदिर प्रांगण में हुआ था। तो जैसे उनके अंदर, उनके बीच जो संबंध है, वो उन संबंधों का प्रांगणता या दृढ़ता हमारे भी रहे। इस श्रद्धा और आस्था के साथ लोग त्रिजुगी नारायण मंदिर जाते हैं। आज मैं बात करने जा रही हूं, अभी तो हमने बात की है कि आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है। ट्रेंड मतलब क्या देखने को मिलता है शादी में। तो आजकल लव मैरिज, अरेंज मैरिज, कोर्ट मैरिज, ये सब आपने बताया। अभी हम बात करेंगे प्राचीन काल में हिंदू विवाह के परंपरागत स्वरूप क्या थे, किस प्रकार विवाह को माना जाता था, किस प्रकार विवाह की रीतियां प्रचलित थी, तो इसको जानेंगे। तो मैंने बताया था प्राचीन काल में हिंदू विवाह के प्रमुख 8 परंपरागत स्वरूप प्रचलित थे, जिसमें पहला था ब्रह्म विवाह। ऐसा माना जाता था ब्रह्म विवाह आज के शब्दों में बोले तो अरेंज मैरिज, जो आज की तारीख में अरेंज मैरिज होती है,
वो प्राचीन काल में ब्रह्म विवाह होता था। यानी विवाह के योग्य एक लड़की और एक लड़के के जब विवाह माता पिता, दोनों के पक्षों के माता पिता आपसी सहमति से कुंडली मिलान कर, ठीक है, ध्यान से समझना, ब्रह्म विवाह किसे कहते हैं? ब्रह्म विवाह कहते हैं प्राचीन काल में विवाह की एक ऐसी रीति को जिसमें विवाह योग्य वर और वधू यानी लड़की और लड़के के माता पिता दोनों की कुंडली मिलाकर आपसी सहमति से पूरे विधि विधान के अनुसार, पूरे रीति रिवाजों के साथ जब विवाह संपादित करते हैं तो उसको कहा जाता है ब्रह्म विवाह। अक्सर तुमने जितनी भी मैरिज प्राचीन काल में देखी है, श्री राम जी के विवाह को छोड़कर, अर्जुन जो पांडवों का विवाह था उसको छोड़कर, क्योंकि वो था स्वयंवर, वो भी बताऊंगी कैसे था। बाकी ये जो आते हैं वो किस में आते हैं? ब्रह्म विवाह में, जब माता पिता भी सहमत होते हैं और विवाह करने वाले लड़के और लड़की भी सहमत होते हैं और पूरी विधि विधान, पूरे मंत्रोच्चारण के साथ विवाह की समस्त रीतियों के साथ विवाह संपादित किया जाता है। तो ऐसे विवाह को ब्रह्म विवाह की अनुमति वो दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट है देव विवाह। देव विवाह कहते हैं, तुमने प्राचीन काल में सुना होगा या जब भी हम कभी भी हिंदू धार्मिक ग्रंथों को पढ़ते हैं तो हम यज्ञ सुनते हैं। यज्ञ तुमने सुना है? क्या होता है यज्ञ? है एक तरह से हवन। ऐसा तुम में से किसी ने रामायण पढ़ी है? पढ़ी है? जब भगवान वो राजा दशरथ थे तो उनके संतान नहीं हो रही थी, मतलब पुत्र प्राप्ति के लिए, तो उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया था, पुत्र कामेष्टि यज्ञ। ठीक है, ध्यान से सुनो मेरी बात। यज्ञ प्राचीन काल में जब राजा महाराजा हुआ करते थे, उनको कोई विपदा आती थी तो वो उस विपदा को दूर करने के लिए या अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए यज्ञ करते थे। इवन आजकल मैं संस्कृत वाली रामायण पढ़ रही हूं, तो आजकल मैं उस पाठ पे हूं बालकांड के, कि जब विश्वामित्र जी भगवान राम और लक्ष्मण को कहां ले गए थे? अपने साथ ले गए थे ताटका के वध के लिए। ताटका के बाद भी वो एक और उसमें गए थे जब विश्वामित्र जी ने यज्ञ किया था और 2 राक्षस का उन्होंने संहार किया था। तो यज्ञ माना जाता था, ध्यान से सुनना मेरी बात, यज्ञ जब किसी इच्छा कामना, कई बार बारिश नहीं होती थी, तुमने सुना है, सूखा पड़ जाता था, तब राजा यज्ञ करा करते थे। राजा दशरथ के पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही थी तो वो बड़े वो थे कि मेरे बेटा कैसे होगा, मेरा वंश आगे चलेगा या नहीं चलेगा। जैसे मैंने हिंदू विवाह के तुम्हें 3 कल प्रमुख उद्देश्य बताए थे, धर्म, प्रजा, रति। प्रजा का मतलब है पुत्र प्राप्ति। हिंदू विवाह में विवाह इसलिए भी किया जाता है कि जब विवाह करेंगे तो पुत्र उत्पन्न होगा, पुत्र होगा तो वो हमारी परंपरा को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे ले जाएगा। हम कहते हैं ना कि वंश हमारा कौन चलाएगा? अरे हमारा पुत्र हो गया, ये हमारे वंश को आगे लेके जाएगा। तो पुत्र प्राप्ति का महत्व था। तब राजा दशरथ ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया था, जिनसे उनको पुत्र की प्राप्ति हुई थी। 4 पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई थी। इसी प्रकार कई बार मैं भगवान विष्णु के वामन अवतार को भी पढ़ा था कि जब उन्होंने यज्ञ करा तो उन्होंने उनसे कहा कि मांगो, क्या मांगते हो? उन्होंने कहा 3 पग की जमीन चाहिए, तो 3 पग में उन्होंने समस्त पृथ्वी को नाप डाला था। तो यज्ञ, और ऐसे ही तुमने भगवान राम के अश्वमेघ यज्ञ को सुना होगा, जब लव कुश ने उस घोड़े को पकड़ लिया था। तो कहने का मतलब यज्ञ कहते थे कि ऐसे, अच्छा नीचे हाँ, हमारे घंटाघर की आवाज टीवी के, इसका मतलब 12 बज गए हैं, नहीं सॉरी 11 बज गए हैं। तो किसी भी मनोकामना की पूर्ति के लिए, कार्य की पूर्ति के लिए, इच्छा या आवश्यकता की पूर्ति के लिए यज्ञ आयोजित कराए जाते थे। देव विवाह कहते हैं जब एक राजा और यज्ञ कराने वाला व्यक्ति महान माना जाता था। ऐसे शास्त्रों का, नियमों का, रीति रिवाजों का, वेदों का ज्ञान सबको नहीं होता था।
जो व्यक्ति बहुत निपुण होते थे, बहुत प्रकांड होते थे, बहुत ज्ञाता होते थे, वो ही यज्ञ संपन्न करा पाते थे। इवन मुझे रामचरितमानस में वो उल्लेख नहीं मिला जितना मुझे वाल्मीकि जी के रामायण में मिला कि राजा दशरथ ने किस प्रकार अपने यज्ञ कराने के लिए मैं नाम उनका भूल गई, उनको लेकर आए थे, तब उन्होंने पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया था। तो कहने का मतलब यज्ञ कराने वाले से जब अपनी पुत्री का विवाह किया जाता था तो उसे कहा जाता था देव विवाह। और यज्ञ कराने वाला व्यक्ति जो होता था बहुत प्रकांड होता था, वेदों का ज्ञाता होता था, कहते थे ना जिसे आज की तारीख में हम बोले तो मोस्ट इंटेलिजेंट व्यक्ति। तो ऐसे विवाह को क्या कहा जाता है? यज्ञ कराने वाले व्यक्ति से अपनी पुत्री का विवाह जब किया जाता था उस विवाह को देव विवाह की संज्ञा दी गई है। फिर है आर्ष विवाह। आर्ष विवाह का आश्रय तात्पर्य था ऋषि मुनियों से। ऋषि मुनियों से पहली बात तो प्राचीन काल में ऋषि मुनि हुआ करते थे। बहुत से ऋषि मुनि जो होते थे वो कभी विवाह नहीं करते थे, लेकिन बहुत से ऋषि मुनि जब विवाह करना चाहते थे और राजा अपनी पुत्रियों का या लोग अपनी पुत्री का विवाह उन ऋषि से करते थे तो ऐसे विवाह को क्या कहा गया? आर्ष विवाह। ध्यान रखना, तीनों अलग अलग है। ब्रह्म विवाह कहते हैं विवाह योग्य पुत्र और पुत्री, लड़का और लड़की का समान परिस्थिति होती थी, माता पिता दोनों एग्री होते थे और बड़ी खुशी से पूरे विधि विधान के साथ जब विवाह किया जाता था उस विवाह को ब्रह्म विवाह की संज्ञा दी जाती थी। यज्ञ कराने वाले व्यक्ति से जब अपनी पुत्री का विवाह किया जाता था तो उसे कहा जाता था देव विवाह। जब एक ऋषि से एक अपनी पुत्री का राजा विवाह करते थे, क्या चल रहा है मनवीर? ठीक है, सामने देखो। अपनी पुत्री का विवाह करते थे तो उसे क्या कहा जाता था? आर्ष विवाह। अब आता है प्रजापत्य विवाह। तीनों का मतलब क्लियर है? प्रजापत्य विवाह में क्या होता था? माता पिता जब लड़का लड़की का विवाह होता था उन दोनों को आशीर्वाद देते थे कि तुम दोनों मिलकर गृहस्थ आश्रम को भोगो और हमेशा खुश रहो। ऐसे विवाह की संज्ञा प्रजापत्य विवाह इसलिए कहा गया था कि कई बार जो लड़का और लड़की होते थे वो आपस में एक दूसरे को पसंद करते थे। प्रेम विवाह अलग है, वो मैं अभी बताऊंगी। प्रेम विवाह नहीं, इसमें माता पिता की भी सहमति होती थी। फिर माता पिता क्या करते थे? लड़के लड़की दोनों को आशीर्वाद देते थे कि तुम अपने गृहस्थ जीवन में जाकर खूब खुश रहो। तो ऐसे विवाह को प्रजापत्य विवाह कहा गया। एक तरह से ये जो चार विवाह थे उत्कृष्ट विवाह की श्रेणी में आते थे और जो ये नीचे के चार विवाह थे ये निकृष्ट श्रेणी में आते थे। निकृष्ट मतलब इन्हें समाज अनुमति नहीं देता था। जो ये चार विवाह प्रकार के विवाह हैं, ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापत्य विवाह, ये उत्कृष्ट श्रेणी में आते थे। ठीक है, असुर विवाह नेक्स्ट है। असुर विवाह। असुर विवाह बहुत सारी ट्राइब्स में आज भी देखने को मिलता है, बहुत सारे एग्जाम्पल मिलते हैं। क्या है ये असुर विवाह? दहेज नहीं, वधू मूल्य, लड़की को खरीदना एक तरह से। जब लड़की के पिता को, जब अच्छी लड़की होती थी, पहले लोग क्या करते थे? लड़की सुंदर है, अच्छी है, तो वो क्या करते थे? लड़का लड़की के पिता को कन्विंस करता था कि आप मेरे से गाय ले लो, जमीन ले लो, इतना वो धन संपत्ति ले लो। एक तरह से वधू को खरीदना। दहेज में होता था दूल्हे को खरीदना। दहेज मीन्स जब लड़के को सारे रुपये पैसे गहने घर कार सब दी जाती है और अपनी लड़की दी जाती है, वो तो होता दहेज। और जो असुर विवाह होता था, जो मैंने तुम्हें अभी अभी बताया, कुछ ट्राइब्स में अभी भी देखने को मिलता है। जब विवाह योग्य लड़की के पिता को खूब सारे उपहार, धन, संपत्ति देकर विवाह किया जाता है, इसे क्या, इस संपत्ति को क्या बोला जाता है? वधू मूल्य। वधू मूल्य, ध्यान रखना। और कई बार क्या होता था? इसमें बार्गेनिंग भी होती थी। कोई दूसरा व्यक्ति आया, उसने कहा ये तो 4 गाय दे रहा, मैं 8 गाय दूंगा।
तो वो क्या करता था, अच्छा कि कौन सा ज्यादा है, ये वाला 8 गाय वाले को अपनी लड़की, क्योंकि मुझे तो 4 ज्यादा मिल रही है ना। तो वधु मूल्य कहते थे, लड़कियों का मूल्य लगाया जाता था। मूल्य मतलब माता पिता को उसकी लड़की का मूल्य अदा किया जाता था, तब विवाह की रीति संपादित की जाती थी। ऐसे विवाह को क्या कहा गया, असुर विवाह। और ऐसा माना जाता था, उच्च जातियों में ये विवाह नहीं होता, निम्न जातियों में ये विवाह अक्सर देखने को मिलता है। और आज की तारीख में जब हम शेड्यूल ट्राइब पढ़ेंगे, अनुसूचित जनजाति, तो बहुत सारी ट्राइब में आज भी ये देखने को मिलता है। तुमने सुना होगा, हमारी जनजातियों को अलग से अपनी रीति रिवाज चलाने की अनुमति है। जैसे पूरे भारत में एक विवाह यानी सिंगल मैरिज की अनुमति है, एक विवाह, ठीक है। लेकिन ट्राइब्स जो होते हैं उनके यहाँ बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह, ठीक है, इस तरह की विवाह की रीतियां प्रचलित है। अभी मैं आगे आने वाले चैप्टर में तुम्हें विस्तार से पढ़ाऊंगी और एग्जाम्पल्स भी दूंगी, कौन कौन सी ट्राइब में है वो भी बताऊंगी विस्तार से। तो असुर विवाह कहा जाता था जब विवाह योग्य लड़की के पिता को उसका मूल्य चुकाकर विवाह संपादित किया जाता था। तो विवाह की इस रीति को असुर विवाह की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट है गंधर्व विवाह, है प्रेम, लव मैरिज, जो आजकल सबसे ज्यादा ट्रेंड में है, ठीक है। और देखो बुरा भी नहीं है, और बुरा कब नहीं है ये भी सुन लो। आज तुम लड़कियों और लड़कों, यंगस्टर हो, और चूंकि मैं अनुभवी हूं इसलिए तुम्हें बता रही हूं और जरूर बताऊंगी। एक एज होती है, 13 साल में परिपक्वता आने लगती है, और ये हमारी साइंस भी कहती है। तुम बहुत से बच्चे क्या होते हैं कि 16, 17, 18 साल की उम्र में एक दूसरे से प्रभावित होकर सोचते हैं बस जीना मरना तेरे संग, जीऊंगी तो तुम्हारे लिए, लड़का कहेगा मरूंगा तो तुम्हारे लिए। वो प्रेम विवाह एक्चुअली नहीं होता, उसे हम कहते हैं अट्रैक्शन। ध्यान से सुनना मेरी बात, थोड़ा साइकोलॉजिकल भी है, थोड़ा बायोलॉजिकल भी है, क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं, और वो ये फैक्ट है। मैं तो कहती हूं कि आज भारत के सब इंस्टीट्यूशन में इस तरह की शिक्षा भी दी जानी चाहिए। आज हमारे नंबर ऑफ पेरेंट्स बहुत चिंतित हैं, वो तो अपने बच्चों के लिए कर करके परेशान हो गए, और बच्चे एक टाइम पे आके लड़कियां घर छोड़ के भाग जाती है, मुझे ये मेरे पेरेंट्स नहीं है, माता पिता शत्रु बन जाते हैं, ठीक है। और फिर चंद दिनों, चंद माह के बाद वो पछताती है। तो मैं इसलिए कह रही हूं, मैं लव मैरिज के बिल्कुल अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन कब, जब तुम अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, जब तुम्हारे अंदर डिसीजन लेने की क्षमता हो, जब तुम्हारे अंदर ये समझ विकसित हो जाए क्या अच्छा है क्या बुरा है। ध्यान रखना, जो लड़के होते हैं 4 दिन खुश रखते हैं, फिर उन्हें अपनी मम्मी याद आने लगती है, फिर उन्हें अपनी बहन अच्छी लगने लगती है। मेरी माँ जो कह रही है वो बात ठीक है, तुम कहोगे तुमने तो मुझे वचन दिया था, तुम्हें तारे तोड़ के लाऊंगा, जहां कहेगी वहां लेके जाऊंगा, जो कहेगी वो दिलाऊंगा, जो कहेगी वो खिलाऊंगा। अब कहां गया, अब हो गया बस। मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया है, मैं अपनी माँ के अगेंस्ट नहीं जा सकता। तो ये बात पहले बतानी थी, आज क्यों बता रहे हो, तब तो हम प्यार में अंधे थे। तो ध्यान रखना, लड़कियों और लड़कों दोनों के लिए बोल रही हूं, और मैं इस मामले में बहुत फ्रैंक हूं, इसलिए हूं क्योंकि तुम्हारी एज वो ही एज ग्रुप है, और बिल्कुल फ्रैंक होके मैं बात करती हूं बच्चों से। अपने डिसीजन अपने आप लो, दूसरे के हाथ में कभी अपनी डोर मत दो। लड़कियां कभी अपने लड़कों के हाथ में अपनी डोर मत दो, या लड़के तुम अपनी डिसीजन पावर कभी ऐसे मत दो कि कोई लड़की तुम्हारे लिए डिसीजन ले रही है। तुम अपने आप को कैपेबल बनाओ, फिर अपने पैरों पे खड़ी हो जाओ। पहली बात, जिस दिन पैरों पे खड़ी हो जाओगी उस दिन तुम्हें समझ में आएगी एक एक रुपये की कीमत। जब अपना, अभी तो तुम्हारे मम्मी पापा देते हैं, तुम्हें उसकी वैल्यू नहीं पता होती है। जब तुम अपने 100 रुपए भी कमा के लाओगे तब तुम हिसाब रखोगे कि नहीं, मैं तो 20 ही खर्च करूंगा, 80 तो मैं बचाऊंगा। और जब माँ बाप देते हैं 500 रुपए तो 800 रुपए उड़ाया है, मम्मी 300 और दो, खर्च हो गए, तब तुम्हें वैल्यू नहीं होती। वैल्यू कब होगी, जब तुम उस रास्ते पर चलोगे, मेहनत से कमाओगे, तुम्हें पता चलेगा कितनी परेशानियां उठानी पड़ती है। तो याद रखना,
हर चीज समय से सब चीज अच्छी लगती है, लेकिन कब? जब तुम्हारे अंदर अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए, सोचने समझने की क्षमता विकसित हो, अपने पैरों पे खड़े हो, डिसीजन ले सको, और तुम्हारे डिसीजन से तुम्हारे पेरेंट्स भी खुश हो कि नहीं मेरी बेटी ने कुछ सोच समझ के लिया, चल बेटा हम तुम्हारे साथ हैं, कर लो शादी। ऐसा नहीं है आपस में तलवारें चल रही है, युद्ध, ठीक है, खींचातानी, और इधर लड़का लड़की हम तो चीज शादी करेंगे नहीं तो हम मरेंगे, या तो करो या फिर मरो, है ना? ऐसा कभी मत करना, बहुत सोच समझ करना, जीवन को प्रैक्टिकली सीखो, मोह माया में बहना मत सीखो, प्रैक्टिकली सीखो। अभी तुम्हें प्यार मोहब्बत मोह माया और बहते चले जाते हो, बस बस जीवन है तो इसी में, बात की तुम्हें वास्तविकता का नहीं पता है। मात्र चंद मीटर तक पानी मिलेगा, उसके बाद पत्थर और कांटे ही कांटे मिलते हैं। फिर कहोगे पानी कहाँ गया? पानी तो गायब हो गया, क्योंकि वो पानी क्या है? हमारे भ्रम का पानी है, वो नहीं मिलेगा। तो मेरी बात ध्यान रखना। और ये गांधर्व विवाह इसी संदर्भ में आया है, जब लड़की और लड़का आपस में पसंद करते थे एक दूसरे को, ठीक है, चाहे वो ऊंचे कुल का लड़का हो, निम्न कुल की लड़की हो। पहले जमाने में, पहले जो वैदिक संस्कृति थी, वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था बहुत ज्यादा हावी थी। हावी मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ठीक है, इस प्रकार वर्ण सिस्टम बटा था, और वर्ण के आधार पर ही जाति और उपजातियों का विभाजन था। कल भी मैंने तुम्हें बताया, अपनी ही जाति में विवाह करना अनिवार्य था, अपने ही धर्म में विवाह करना अनिवार्य था, ठीक है, अपनी जाति से विवाह नहीं कर सकते थे। एंडोगैमी, अंतर विवाह को इंग्लिश में बोलते हैं एंडोगैमी, एंडोगैमी प्रचलित थी। तो गंधर्व विवाह बोला जाता था जब विवाह सुयोग्य स्त्री और पुरुष या लड़की या लड़का आपस में एक दूसरे को पसंद करते थे और वो विवाह करते थे, तो ऐसे विवाह को क्या कहा जाता था? गांधर्व विवाह, ठीक है। अब आता है पैशाच विवाह। अक्सर तुमने सुना होगा, कई राजा महाराजाओं के ऊपर आक्रमण हो जाते थे, आक्रमण के बाद एक राजा हार जाता था, एक राजा जीत जाता था। जो जीत जाता था वहां की स्त्रियों को जबरन लड़ाई झपड़ा करके ले आते थे और जबरन विवाह कर लेते थे। तुमने कई बार मुगलों के आक्रमण के समय ये बात सुनी होगी, मैंने एक फिल्म भी देखी थी, पद्मावती, ठीक है, पद्मावती फिल्म बनी थी इस तरीके से। तो जो ऐसे विवाह होते थे, विवाह मतलब लड़ाई झगड़ा करके, छीना झपटी करके अपहरण कर लेते थे, तो ऐसे विवाह को क्या विवाह की संज्ञा दी जाती है? असुर राक्षस विवाह होता है, पैशाच नीचे आएगा। ये मैं बता रही हूं तुम्हें राक्षस विवाह के बारे में। राक्षस विवाह भौटिया जनजाति में अपहरण विवाह जिसे कहते हैं ना, अपहरण मतलब लड़की को, वो एक सिंबॉलिक होता है भौटिया में, मनपसंद लड़की को वो भगा के ले जाना, और एक तरह से वो कहते हैं अपहरण कर लिया और शादी कर लेते थे, तो वो राक्षस विवाह कहते हैं। छीना झपटी करके जबरदस्ती, जब युद्ध में आक्रमण करके हरा के वहां की स्त्रियों को ले आना, उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित कर देना, तो उसे बोला जाता है राक्षस विवाह। और सबसे ज्यादा निकृष्ट श्रेणी का होता है पैशाच विवाह। पैशाच विवाह मतलब जब एक लड़की को, मतलब मदिरा पान करा के, जैसे आजकल होता है ना ड्रग्स वगैरह दे के, ठीक है, लड़की को निषेच, वो वैसी अवस्था में जिसमें उसे कुछ होश हवास नहीं रहता, तो जबरन जब उठा के ले आते हैं, तो ऐसे विवाह की को संज्ञा दी जाती थी पैशाच विवाह, और सबसे निकृष्ट श्रेणी का विवाह माना जाता है हमारे समाज में। और अब तो ये ट्रेंड में है ही नहीं। तो जो ये भ्रम विवाह, देव विवाह, आश विवाह और प्रजापित्य विवाह, ये उत्कृष्ट श्रेणी में आते थे, और असुर, गांधर्व, राक्षस और पैशाच निष्कृष्ट श्रेणी में ये विवाह 4 आते थे। तो हिंदू विवाह के ये 8 परंपरागत स्वरूप प्रचलित थे। कौन कौन से? भ्रम विवाह, देव विवाह, आश विवाह, प्रजापत्य विवाह। तुम्हें एग्जाम में मिल जाएगा ये देखने को, या तो छोटी टिप्पणियों में पूछा जाएगा देव विवाह किसे कहते हैं, या ब्रह्म विवाह किसे कहते हैं, या प्रजापत्य विवाह, या गंधर्व विवाह।
तो ध्यान रखना, या फिर लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ लेंगे हिंदू विवाह के परंपरागत स्वरूपों की विस्तार से विवेचना कीजिए। जैसे मैंने तुम्हें फर्स्ट सेम में पढ़ाया था और मैंने एक एक टॉपिक तुम्हें मेमोराइज करा दिए थे और फिर मैंने लास्ट में इंपॉर्टेंट भी लिखाए थे और कहा था इन्हीं से करना। मेरी बात मानोगे, जो मैं पढ़ा रही हूं इसी को फॉलो करो, इसी में से क्वेश्चन आते हैं, इससे बाहर बिल्कुल नहीं आते। इन सबको तैयार कर लेना। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही।